मंडळी, आज प्रत्येकाची नजर आहे ती म्हणजे उद्याच्या या सगळ्या निकालातून नेमकं काय भवितव्य महाराष्ट्राचं समोर येईल। ॲक्सिस माय इंडियाच्या पोलच्या नंतर महाराष्ट्रात चर्चांना उधाण आलेलं आहे। त्या सगळ्याबद्दल आपण बोलणार आहोत। माझ्यासोबत न्यूज 18 लोकमतचे संपादक मंदार फणसे सर आहेत आणि आज या सगळ्या चर्चेमध्ये ॲक्सिस माय इंडियाच्या पोलनुसार महायुतीचा बहुमत मिळण्याचा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय, ॲक्सिस माय इंडियाच्या पोलमध्ये महायुती पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचं शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। त्यामुळे चर्चांना उधाण आलंय आणि त्याचमुळे या पोलच्या संदर्भातली सगळी माहिती, त्याचं विश्लेषण पुढच्या तासाभरात आपण करणार आहोत। मंदार सर माझ्या सोबत असतील, पण सर या प्रदीप गुप्तानी हा सगळा पोल सर्वे केलेला आहे। ॲक्सिस इंडियाचे प्रदीप गुप्ता आपल्या सोबत असणार आहेत लाईव्ह मध्ये। तासाभरात त्याचं सगळं एक प्रकारचं विच्छेदन आपण करणार आहोत या सगळ्या पोलचं। पण सुरुवातीला आपण प्रेक्षकांना दाखवूया काय हा पोल आहे, काय या पोलची एवढी चर्चा होतीये एक्झिट पोलची। कारण या पोलनं सांगितलंय महायुती बंपर मतांनी सत्तेत येते। हा पोल काय आपण जाणून घेऊया। बघा, ॲक्सिस माय इंडियाच्या या पोलनुसार महायुतीला 178 ते 200 इतक्या जागा मिळू शकतात असा अंदाज आहे। महाविकास आघाडीला 82 ते 102 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर इतरांच्या खात्यात 6 ते 12 जागा जातील असा अंदाज या पोलनुसार वर्तवण्यात आलेला आहे। पुढचा आकडा सर मुंबईतला आहे। मुंबईमध्ये बघतोय आपण महायुतीला 22 आहेत, महाविकास आघाडीला 14 जागा दिल्या आहेत, इतर 0 दाखवलेले आहेत। यामध्ये सुद्धा जर का आपण बघितलं तर महायुती ही मुंबईमध्ये बरीच पुढे गेलेली दिसते आपल्याला। त्यानंतर पुढचं रिजन आपल्याकडे आहे ठाणे। ठाणे आणि MMR रिजन मध्ये बघा, जिथं खरं तर एकनाथ शिंदेंचं काय होणार हा सवाल होता, पण तिथं सुद्धा महायुती पुढे 24 जागा, महाविकास आघाडीला 13, इतरांच्या खात्यात 2 जागा जातील। शिंदेसाठी तसं म्हटलं तर हा बालेकिल्लाच आहे आणि त्या बालेकिल्ल्यामध्ये त्यांना महायुतीला अपेक्षित इतक्या 24 जागा दिसत आहेत। महाविकास आघाडीनी सुद्धा नाही म्हटलं तरी 13 जागा। पण सर आपल्याला ना प्रदीप गुप्ता सरांना विचारायचं त्या इतरांमध्ये 2 म्हणजे मनसेचं काय खातं उघडते की काय, की बहुजन विकास आघाडी आहे, आणखीन तिथे कोणी अपक्ष येतोय कुठे, कदाचित ऐरोली किंवा त्या भागामध्ये कुठे, कारण तिथे 3 रंगी 4 रंगी बेलापूर पर्यंत ज्या लढती आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे म्हणजे उमेदवार तिथे दिसतात आपल्याला। मराठवाडा खरं तर गेली 1.5 वर्ष धगधगणारा हा मराठवाडा, इथं भाजपचा सुपडा साफ होईल अशी चर्चा होती, पण हा एक्झिट पोल सांगतोय महायुती इथं अप्पर हँड आहे, जवळपास दुप्पट आहे। 30 इथं महाविकास आघाडीला 15, इतरांच्या 1 जागा येऊ शकते असा अंदाज या पोलमधून वर्तवण्यात आलेला आहे। उत्तर महाराष्ट्र सर, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये अर्थातच महायुतीला 38, उत्तर महाराष्ट्र महायुतीचा गड आहे, महाविकास आघाडीला 7 आणि इतर 2 तिथे दाखवलेले आहेत। एकूण जर बघितलं तर उत्तर महाराष्ट्रात स्वीप दिसतोय, हे खूप आश्चर्यजनक आहे आणि हे आकडे आश्चर्यजनक का आहेत किंवा कशाच्या आधारावरती असे आकडे दिलेले आहेत तेही आपल्याला त्यांना विचारायचं आहे। पुढचा ज्याला आपण म्हणतो की पश्चिम महाराष्ट्र, जो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा आजवर बालेकिल्ला राहिला। 2014ला चित्र बदललं, पण यावेळी पवारांचा गड हा पवार राखतात का, तर महायुतीला 36, महाविकास आघाडीला 21, इतरांच्या खात्यात 1। याचा अर्थ पश्चिम महाराष्ट्र या पोलच्या नुसार आता काँग्रेस राष्ट्रवादीचा गड राहणार नाहीये। विदर्भ सर, विदर्भामध्ये सुद्धा अर्थातच महायुतीला 39 जागा दाखवलेल्या आहेत, 62 जागांपैकी 39 म्हणजे पुन्हा एकदा स्वीप आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये। या पोलमध्ये ॲक्सिस माय पोलच्या या अंदाजामध्ये पूर्णपणे स्वीप दाखवलेला आहे। मवियाला 20 दाखवले आणि इतरांना 3 दाखवले आणि लोकसभेला हे पूर्ण उलट चित्र होतं। आता आपण बायफर्केशन करतोय की या सगळ्यामध्ये कुणाला किती, कुठल्या पक्षाला नेमक्या किती। आपण महायुती महाविकास आघाडी बघितली, बघा भाजप 98 ते 107 म्हणजे 2019ला त्यांच्या जेवढ्या जागा होत्या तेवढ्याच जागा त्यांना मिळू शकतील असा अंदाज आहे। सर शिवसेना 53 ते 58 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार केवळ 1 जागा मिळाली होती लोकसभेला त्यांना, पण इथं मात्र 25 आणि 30 जागा काँग्रेसला 28 आणि 36, 28 ते 36च्या दरम्यान दाखवतात। राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला 26 ते 30 या जागा दाखवतात आणि शिवसेना उभाटाला 26 ते 32 जागा दाखवतात। समसमान जागा वाटप, समसमान जागा वाटप आणि ह्याच्यामध्ये असं दिसतंय की पुन्हा एकदा संपूर्ण एक्झिट पोलमध्ये जे आकडेवारी आहे त्याच्यामध्ये स्वीप जो आहे तो महायुतीकडे गेलेला आहे। हे ॲक्सिस एक्झिट पोलचं भवितव्य दाखवण्यात आलेलं त्यांनी। स्वाभाविकपणे सर आता हे आकडे चक्रावून टाकणार आहेत आणि या आकड्यांचं विश्लेषण त्यांच्याकडूनच करून घेऊया ज्यांनी हे आकडे दिले। नक्की ॲक्सिस माय इंडियाचे
प्रमुख प्रदीप गुप्ता सर आता आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सर स्वागत आहे तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये. पहिली तर प्रतिक्रिया जी आमची आहे सामान्य माणसाची आहे ती तुमच्यापर्यंत पोहोचलेली असेल. मुळात तुमचं सॅम्पल साईज काय, कसा हा सर्वे केला ते सांगा, नंतर खूप प्रश्न आहेत आपल्याकडे. Thank you for having me here. So first methodology is very simple, एकदम सरल आहे. तो face to face interview with representative sampling or meaning conducting interview across demography and geography. That's the simple. And हम लोगों ने 35,000 लोगों से अक्रॉस दी महाराष्ट्र स्टेट 288 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बात किया है. एंड 288 कंस्टिट्यूएंसी में 1619 1700 के आसपास गांव और सिटी और शहर इसके अंदर शामिल है जहां पर ये इंटरव्यू हुआ है. और अराउंड 32,000 किलोमीटर तक हमारे लोग इसमें चले हैं. करीब के अंदर 89 लोग इन्वॉल्व थे. हाँ. जो कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर काम किया है. और इस पद्धति के अनुसार हम लोगों ने ये एग्जिट पोल लेके आए हैं और हमारे जो अनुमान है वो आपने जनता को सामने बताया. जी प्रदीप जी, और एक सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे. जिस तरह से ये रुझान दिखाया है आपने, और खास करके जो 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 वोट शेयर है वो काफी बढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ा हुआ है. और साथ साथ इस बार हमने देखा है कि मतदान भी भारी मात्रा में हुआ है, करीबन 5% के औसत से वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. क्या वजह लगती है आपको कि ये जो बढ़ा हुआ जो चंक है पूरे मतदाताओं का, क्या वही मतदाता इस प्रकार से इतना बड़ा भारी तादाद में ये जो नंबर्स का स्वीप दिखाई दे रहा है, एक वजह वही एक वजह है? नहीं, 2-3 वजह है इसकी. किसी भी जीत और हार में एक से नहीं, कम से कम 8 से 10 वजह होती है किसी भी पार्टी की जीत या हार हो. इसकी महाराष्ट्र की बात कर ले तो इसको हम सब जब एक लेंस के साथ देखते हैं तो हम निवडणूक जो लोकसभा के थे उसके अनुसार देखते हैं. तो पहले वोट शेयर की बात करते हैं जो आपने पहले करी कि वोट शेयर महायुति का बहुत बड़ा हुआ और दोनों के बीच में अंतर काफी दिखता है. तो उसमें ये देखिए कि लोकसभा में 43% करीब महायुति को वोट शेयर मिला था और 44 मिला था आघाड़ी. तो ऑलमोस्ट बराबर था. लेकिन सीटों के लिहाज से 30 सीटें लोकसभा की और एक अपक्ष थे, वो भी इसमें आ गए पाटिल साहब सांगली से. तो 31/17 सीट्स थी लोकसभा की. लेकिन जब आप उसको असेंबली सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि महाआघाड़ी की 152 सीट्स थी और करीब 125-26 जो है महायुति की सीट्स थी. तो ये लोकसभा का परिप्रेक्ष्य मैंने बताया. अब बात करते हैं इस विधानसभा चुनाव की. उसमें हमारे पोल में 43 जो था वो बढ़ के 48 हो गया महायुति के फेवर में. 5% का इजाफा हुआ. और महाविकास आघाड़ी का जो कि 44 था वो 37 होता हुआ दिख रहा है. मीनिंग करीब 7% की घट, 7% नीचे आया है. सवाल यह आता है कि इसकी वजह क्या है. इसकी तो सबसे 2-3 वजह सबसे बड़ी है. सबसे पहले तो जो पूरे मुद्दे वो काम करते हैं निवडणूक में जो अक्रॉस द बोर्ड यानी ऊपर से लेके नीचे तक ज्योग्राफिकली डेमोग्राफिकली जो सबको छूते हैं वो विषय. लाड़की बहन योजना जो लेके आए 1500 रुपए जो महिलाओं को मिला 2 करोड़ से भी ज्यादा हर महीना, उसका एक बहुत बड़ा असर इसमें साफ साफ नजर आया जब हम लोग गए. दूसरा कि एकनाथ शिंदे जब भी कोई सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो उसका कंपैरिजन होता है पहले के मुकाबले अच्छा खराब क्या था, कैसा क्या परफॉर्मेंस था. तो एकनाथ शिंदे की पर्सनालिटी किसी पिछले दिनों में, खासकर इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे उनके मुकाबले जनता देखती है तो ये उभर के आई है. एक कॉमन मैन वाली जो पर्सोना है, एक पुअर काइंड ऑफ इमेज. अब वो पैसे दिए हैं तो वो सडनली प्रो पुअर भी हो जाती है. और एक आम आदमी माने कॉमन मैन जो एक रिक्शे वाले से लेके यहाँ तक मुख्यमंत्री तक, तो ये सारा एक पर्सनालिटी का जो
लाभ है इन कंपैरिजन टू अदर सीएम, वो एक शिंदे साहब के साथ गया, और शिंदे बीइंग दी मराठा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चुनाव जो है वो इसका था। दूसरा विषय जो है, दूसरी जो डेमोग्राफी, जो अब सबसे बड़ी बात जो है, वुमेन 4% वोट ज्यादा दिया पुरुषों के मुकाबले महायुति को। हाँ। उसमें पुरुषों के मुकाबले महायुति को वुमेन ने 4% वोट करीब ज्यादा दिया। एक इसकी सब बड़ी वजह, वुमेन यानी कि 50% होती है, 50% बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो एक वजह सामने नजर आई। उसके बाद आगे चलते 46% करीब दिया पुरुषों ने महायुति के फेवर में, तो 50% महिलाओं ने दिया, 50% महिलाओं ने दिया। तो उस हिसाब से आप लिहाज से देखें तो 43 से 46 ही हुआ महायुति का वोट शेयर पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में बहुत बड़ा जंप हुआ एक बार। इसके बाद आते हैं दूसरी डेमोग्राफी, वो है जातिगत। तो दलित और आदिवासी, दलित और आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में, सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन है राज्य का, वो है 62 सीटों के साथ। तो वहां पर जो दलित और आदिवासी का कॉम्बिनेशन है बड़ा निर्णायक होता है, और साथ में उसके कुनबी जुड़ते हैं जी। और उसके बाद दलित तो करीब करीब सारे रीजन में है, बट जो आदिवासी है, एक नॉर्थ महाराष्ट्र में कह लीजिए, एक मराठवाड़ा में भी है, तो वो जो सबसे बड़ा चंक जो लोकसभा के समय पूरा का पूरा बड़ी संख्या में वहां गया था महाविकास अघाड़ी की तरफ, हमारे 11 परसेंटेज पॉइंट्स दलित वापस शिफ्ट हुआ यूटी के फेवर में, और 15% बहुत बड़ा नंबर है, आदिवासी शिफ्ट हुआ। इससे जो चेंज हुआ सारा का सारा डायनामिक, मराठा करीब करीब मराठा केवल 2-3% का इजाफा हुआ यूटी के फेवर में। तो ये जो वजह थी, इससे इतना बड़ा जो गैप आ गया दोनों पार्टी के या गठबंधन के बीच में, ये प्रमुख वजह हमारे पोल की सामने नजर। एक बात थी सर, जब आपके आंकड़े आए तो चौंकाने वाले आंकड़े थे, क्योंकि 200 तक अब जब आप बता रहे हैं, जब आपने ये आंकड़ा रखा तो डर लगा आपको, ये बहुत बड़ी रिस्क हम ले रहे, ऐसा कुछ लगा? क्या था मन में? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो रिस्क का ही है। हर बिजनेस की अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारे बिजनेस में क्या होता है कि एक प्रोफेशन होता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पर्सनालिटी यानी सब कुछ सेल्फ के ऊपर निर्भर होता है। दूसरे बिजनेस होते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, तो जो कंपनियों में उस टीम होती है, उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, शामिल होते हैं, 500, 1000, 2000 कंपनी के साइज के मुताबिक उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनका प्रदर्शन कैसा होगा उसके आधार पे। लेकिन हमारा जो रिस्क का दायरा है, देखिए कि 8-9 करोड़ मतदाता है और हम करीब 35,000 लोगों से बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 35,000 लोगों का रिस्क है इसके अंदर। तो रिस्क का पैमाना बढ़ जाता है। तो अब ये होता है कि जो और हमारे लोग, हमारी एक्सिस माई इंडिया की टीम शिद्दत से, जैसे मैंने बताया, करीब 1700 गांव में गए, और ये कोई आज का विषय नहीं होता, करीब करीब 1 साल पहले से इसकी तैयारी हो जाती है। और लगातार कम से कम 4 हर एक विधानसभा में हम लोग चले जाते हैं। तो उनकी जो मेहनत होती है, जो पैशन और शिद्दत के साथ जब डेटा आता है, तो भले ही वो कितना लाउड, कितना बड़ा हो, हमको उसको विश्वास करना पड़ता है। और उसी के चलते हमने आज तक सफलता हासिल की है। 77 इलेक्शन का फोरकास्टिंग किया है 11 सालों में, और 71 का स्पॉट या एक्यूरेट प्रेडिक्शन आज तक किया है। तो जब नंबर आया तो बहुत डरावने वाले तो थे ही थे, साथ में उस पर विश्वास कितना किया जाए। तो मैं हमेशा अपनी टीम को बैक करता हूं कि भाई, आई एम विद यू। मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारी वजह से ही ये कंपनी जो है वो है। तो जो आप लेके आओगे, मैं उसमें कहीं भी कोई डरने वाला नहीं हूँ, या मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है गलत हो, जी हो सकता है। जी प्रदीप जी पिछली बार जब कुछ रुझान आपने दिखाए थे और जिस तरह से गलतियां सामने आई थी, आपने बिल्कुल रो दिया था। मतलब जिस शिद्दत से, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सब काम कर रहे हो, पूरा एक्सिस इंडिया माई पोल का जो टीम है आपका, वो काम करता है, काफ़ी रिस्क का काम है। लोग कई सारे सवाल उठाते हैं आजकल। एग्जिट पोल की जो प्रक्रिया जो है
और खास करके जिस तरह से एग्जिट पोल आते हैं उसके उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज भी काफ़ी सवाल आगे करती है, सवाल उठाती है। तो जैसे विलास ने आपसे पूछा था, डर लगता है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये पूरा काम होता है और इसी की वजह है कि आप उसमें टिके हुए हो? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होता है, और साइंटिफिक तरीका मैं आपके दर्शकों के उसके लिए बता दूं, बहुत सिंपल है। जब मैं कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, तो आप ये देखिए कि जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, यानी आम जो वोट करने वाला है वो आम मानस। एक आम मानस, वेन हम कब कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव, उसमें 4-5 डेमोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, जमीन पे आता है, तो सबसे पहले आप उसको उठा के देखते हैं ये मेल है कि फीमेल, तो जेंडर। जी। ऐसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने को होता है, तो आप देखते हो कि इसकी उम्र क्या है, इसके स्कूल जाने का समय हो गया, तो एज ग्रुप। और ये जैसे ही आप स्कूल में दाखिला लिखाने की बात करोगे, तो बोलेगा भाई इसका जन्म प्रमाण पत्र ला लीजिए, ये कहाँ पर पैदा हुआ है या कहाँ पर रहता है, यानी कि रूरल, अर्बन, नगर पालिका में है कि नगर पंचायत में है कि नगर निगम में है। तो ये होगी ज्योग्राफी। ये 3 तो यूनिक है। और उसके बाद जैसे ही और बच्चा बड़ा हुआ, तो अब आप बोलते हो कि इसने भाई पढ़ाई क्या की है, एजुकेशन, ग्रेजुएट है, क्या है। जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, तो अब आप क्या पूछते हो कि ये काम क्या करता है। हाँ, तो अकुपेशन हो गया उसके बाद। जी। और जैसे अकुपेशन में गया, तो आप क्या पूछते हो, हाँ ये कमाता कितना है, यानी कि तो ये 6 डेमोग्राफी के ऊपर जो संख्या में जो व्यक्ति व्याप्त है, इन द मतलब ये है कि मेल फीमेल तो 50-50 है, तो आपको 50-50 लेना है। दूसरी चीज है एज ग्रुप, अमुक एज 18 से 25 में कितने लोग हैं आज की डेट में यूनिवर्स में, महाराष्ट्र में, उसके प्रमाण यदि 100 सैंपल लेना है, तो इसका ध्यान रखते हुए करते हैं। आप हमारे ऑफिस में आएंगे बॉम्बे में, तो देखेंगे जो मॉनिटरिंग है, रियल टाइम जब इंटरव्यू होता है, तो पूरी मॉनिटरिंग सुन के, देख के, लेटलॉन्ग के साथ, मूवमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस गांव की पॉपुलेशन 5,000 है मात्र, और किसी पॉपुलेशन 10-12 हजार है, और किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो कहाँ से कितने सैंपल लेने हैं, जो हमारा टैबलेट होता है उसके अंदर ये सारा का सारा मैपिंग और मॉनिटरिंग साथ साथ। ठीक है, लेकिन सवाल सवाल ये है सर, आज के इस पूरे माहौल में लगभग 5 महीना ही हो गया जहां पे 125 पर महायुति थी, आज आप बता रहे 200 तक, मतलब 75 सीटें ऐसी है जो स्विंग कर सकती है। क्या इतने कम समय में इतना बड़ा स्विंग हो सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर हो सकता है तो ऐसा क्या हो गया कि जो महायुति ने इतना स्विंग किया? वजह क्या? देखिए, आप हमेशा ऐसा होता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग है, लोकसभा में भी सबने वो 400 को पकड़ते हैं। हमने, जबकि हमारी रेस थी 360 टू 400, तो 360 टू 400 में 39 पॉइंट्स और 1 पॉइंट का फर्क है। आज की रेंज में भी हमारी अप इट कैन गो अप टू 200 के आसपास जा सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट 178 है। तो आप उसको, इतना बड़ा राज्य है, तो जो रेंज होती है वो एक एरर होता है जहाँ बहुत ठीक है, हो सकता है। आई है। तो आप उसको 125 से देखेंगे तो केवल 50 सीट का इजाफा है, तो 175 हो जी जाती है। जी। करेक्ट है। तो तो मैंने जैसे ही बताया कि ये 3-4 लाख की वहन योजना, और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि जमीन के ऊपर जब लोकसभा में हार हुई बीजेपी की, तो बीजेपी महाराष्ट्र को हार नहीं सकती। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा मेट्रो कह लीजिए या पावर हाउस है इंडिया का, जो आज की डेट में बीजेपी के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे चेन्नई हो, बैंगलोर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, ये कुछ भी नहीं है, हैदराबाद हो, तो बॉम्बे एक इकलौता है। और वो बॉम्बे को नहीं, तो उन्होंने आरएसएस हो, भाजपा खुद हो, देवेंद्र फडणवीस जो जी हो, सबने जमीन पे जो काम किया, और जो वोटरों को बूथ तक लाना, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता ही करते। तो जो सबसे बड़ा फर्क इसलिए आपको नजर आ रहा है कि कहाँ एवरेज 61% से 66%, 5% का इजाफा अपने आप में बहुत बड़ा है। बॉम्बे में भी आपने देखा कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर भी बूथ बनाए थे ईसीआई ने। इस बार लॉकर बाहर रख दिए कि फोन अंदर अलाउड नहीं होता, तो पार्टी के लोगों ने लॉकर भी रख दिए कि भाई इधर करो। गर्मी के समय में ऐसा हुआ था हमें कि बोला भाई ये फोन नहीं ले जाने देते, अब हम कहाँ फोन रखे, अब हम जा रहे हैं, नहीं कर रहे।
जी जी प्रदीप जी, और एक ये सब सवाल चीज- और एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है इसमें काफी कुछ आम आदमी को समझना है, समझकर जानकर समझ लेना है कि क्या किस तरह से आप एक नतीजे पर आते हो। जैसे कि आपने बताया कि महायुति का करीबन 7 महाविकास आघाड़ी का करीबन 7% जो वोटिंग है वो नीचे गया, और महायुति का जो है वो आगे गया 5% के आगे। तो ये जो करीबन 12% का जो फासला दिखता है हमें, वो 12% क्या कितने सीटें ला सकता है, इसका क्या कैलकुलेशन होता है आपका? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ दूसरी संस्थानों में कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके अपने लिमिटेड रैंडम सैंपल साइज होता है रीजन वाइज। जी। हम तो सारी की सारी 288 असेंबली में जाते हैं, तो हमारे पास वो जो कैलकुलेशन है बड़ा, जैसे इलेक्शन कमीशन का है कि कहाँ कितने मत पड़े, उस विधानसभा में कौन जीत रहा है, और उसका टोटल कर दे तो आपको रिजल्ट मिल जाए। इस बार तो आपने हमारे 24 पास घंटे वो लिए, ज्यादा- लेकिन इस बार आपने 24 घंटे लिए। आ, नहीं उसकी कुछ वजह थी? नहीं, 24 घंटे का, देखिए, ये एक सिंगल फेस का इलेक्शन था। हाँ हाँ। तो होता यह है कि हमारी सारी स्टडी पहले की होती है, पोल के जी पहले की जी। होती है। हम्म। और सिंगल फेस है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल फेस होता है, तो चलो एक फेस में जो हुआ वो काम कर लिया पोस्ट पोल स्टडी, हम्म। तो उसके साथ अंदाजा पक्का हो जाता है। तो हम्म। उसके लिए हमारे लोगों ने एक दिन और लिया, और सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि एग्जिट पोल के दिन तो, पोलिंग के दिन तो आप एग्जिट पोल जी। नहीं कर सकते हाँ हाँ। ईसीआई गाइडलाइन के मुताबिक। तो नेक्स्ट डे जाके और शाम को 6 बजे तक धुआंधार काम किया, हाँ, हाँ। और जो पहले डेटा आ रहा था और जो बाद में डेटा आया उसको वैलिडेट किया कि कितना कहाँ पर कम या ज्यादा हो रहा है, और उसके आधार पर हमने ये नंबर। जी और बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल। हम मराठवाड़ा में जरांगे फैक्टर का क्या हुआ उसके ऊपर बात करने वाले हैं। विदर्भ में ऐसा क्या हुआ, मुंबई में पवार जी का जो पूरा नैरेटिव था उसका क्या हुआ, सबके ऊपर बात करनी है। काफी दिलचस्प उनका एक अंदाज उसमें जताया गया है कि हाउस वाइफ्स ने किस तरह से मतदान किया। बिल्कुल, उसके ऊपर भी सवाल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेव्हा कुठेही जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही पाहता न्यूज 18 लोकमतवर। महाराष्ट्राचा महासंग्राम, आणि हा महासंग्राम अतिशय रंजक बनत चाललेला आहे, आणि त्याची रंजकता अधिक वाढली आहे ती काल आलेल्या पोलच्या नंतर। आणि या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी ॲक्सिस माय इंडियाचे प्रदीप गुप्ता आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांच्याकडून या सगळ्याचं विश्लेषण करतोय, पण जातीच्या अंगाने या पोलमधून काय समोर आलेलं आहे ते जाणून घेऊया। बघा, ॲक्सिस माय इंडियाचा पोल नेमका जातीय समीकरणांच्या संदर्भात काय सांगतोय, तर 48% मराठा समाज हा महायुतीच्या बाजूने जाताना दिसला। अनुसूचित जमाती 49% या महायुतीच्या बाजूने दिसल्या। अनुसूचित जाती या 34% दिसलेल्या आहेत। बघा, पुढचा आकडा अतिशय रंजक आहे। ओबीसी जे आहेत ना ते 64% इतके गेलेले आहेत। एनटी 54%, कुणबी 53%। हे कुणबी आणि हे ओबीसी हे ठरवतात विदर्भाचं गणित, आणि हेच सगळं गणित बिघडलं होतं गेल्या वेळी महायुतीचं। सर, आणि मला वाटतं की ह्या समीकरणाबद्दल आपण गुप्ता सरांना विचारूया। खरं तर याला काय नेमकं म्हणायचं, मराठा पण त्यांच्या सोबतच आहे, ओबीसी पण त्यांच्या सोबतच आहे। नेमकं हे कसं साधलं त्यांनी, हे जाती समीकरण कसं साधलंय? ना, ऐसा क्या है कि मराठा म्हणजे अंतर, दो पार्टी के बीच का अंतर, यूटी 48 एंड एमवीए 48 पॉइंट्स। इफ यू सी ओबीसी, देन ओबीसी इज यूटी 64%, एमवीए 25%। यू सी द डिफरेंस। ये बहुत बड़ा बहुत डिफरेंस बड़ा है, ये डिफरेंस तो है। लैंडस्लाइड हो सकता है बहुत फिर। बड़ा डिफरेंस, लैंडस्लाइड ओबीसी में हाँ है। हाँ, ये क्या सवाल रिवर्स ये होता पोलराइजेशन है सर? क्योंकि मराठा पूरी तरह से एक बाजू में झुकता हुआ अगेंस्ट गया था, ऐसा लग रहा था, लेकिन हुआ वैसा भी नहीं कि मराठा पूरा अगेंस्ट गया, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह से रिवर्स पोलराइजेशन हुआ और ओबीसी पोलराइजेशन हो गया।
मराठवाड़ा में खासकर मराठा का जो आप कह रहे हैं बड़ा शिद्दत के साथ रिवर्स हुआ था अगाड़ी के फेवर में जी लोकसभा में। जी। और वो सिर्फ लेकिन मराठवाड़ा तक सीमित है, मराठवाड़ा मतलब एक लिमिटेड एरिया सीमित हो गया। जी हाँ लेकिन विदर्भ में दलित और आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में विकास अघाड़ी के पास गया था, जो कि वापस अभी आया। जी। तो इस तरह से आप हर एक एरिया, कुनबी भी बड़ा फर्क पड़ता लेकिन क्या है। हुआ सर, वापिस क्यों आ गया वो? मतलब दो हमें तीन कोई का दिक्कत नहीं पहला है, लेकिन पहला है कि ऐसा क्या हुआ? आप ये देखिए, हाँ, पहले आप ये देखिए कि आज से 10 साल पहले, 10 साल की बात कर सकते हैं कि 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र के अंदर 14 से लेके 24 के हम्म बीच में। तो उस समय आप ये देखिए कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी युति, उस समय शिवसेना और बीजेपी का युति हम्म को एक समय पिछले 19 के चुनाव में मिले थे 161 सीट्स, हम्म और वोट शेयर जो मिला था अप्रोक्सीमेटली 43-44 के आसपास। तो इस हिसाब से, और लोकसभा में तो एक बार 52% वोट मिला युति को 14 में, और एक बार मिला 53% वोट। हम्म तो 4 चुनाव में 10 साल तक जो इस आंकड़े आ रहे, इससे भी ज्यादा मात्रा में वोट शेयर और सीट शेयर मिला लोकसभा की बात कर रही तो। जी 24 के चुनाव में ये दो बड़ी जाति आदिवासी और दलित गई विकास अघाड़ी के तरफ, बिकॉज ऑफ आरक्षण की जो बात हुई, संविधान की जो बात हुई। आरक्षण इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कंट्री में कि जब भी जिस भी चुनाव में बात हुई है वो पार्टी बुरी तरह से हारी है। हम्म आप चाहे वीपी सिंह से लेके बात करेंगे तो यहाँ तक पाएंगे कि हर बार बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जी इतना सेंसिटिव, आप सब लोग जानते हैं कि मणिपुर में इतना वायलेंस और इतनी तकलीफ चल रही है। सवाल है क्यों? जी। वहां भी केवल इस आरक्षण के चक्कर में ये कहानी है सर कि सर सर एक छोटा सवाल इसमें। आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पूरे इलेक्शन में जहां से एंट्री किए राहुल गांधी, नागपुर से एंट्री किए इस पूरे चुनाव के दरमियान, और एंट्री उनका हुआ ऐसा संविधान दिखाते हुए, और हर एक उनके भाषण में संविधान लगभग 25% वो बात संविधान की करते थे। क्या वो नैरेटिव रिपीट नहीं हो पाया? क्या हुआ वहां पे? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, मैंने कहा जनता को प्रभावित जो चीज करे, प्रभावित का मतलब है ये इमोशनल बोला बाली बोल बच्चन से नहीं होता। लोकसभा के दौरान ऐसा लगा उनको कि ये वाकई में आरक्षण के ऊपर तो बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, तो पूरी की पूरी मात्रा में वहां जुड़ गए। लेकिन जब निबंधक के परिणाम आए और उसके बाद सरकार बनी, और जब उसको स्टैंड को क्लियर किया बीजेपी के नेताओं ने लगातार कि भैया ये संविधान तो कहाँ बदल रहा है, कहाँ आरक्षण के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, देन दे स्टार्ट बिलीविंग कि ऐसा तो कुछ है नहीं। और वो वापस के वापस, तो ऐसा होता है ना कि आप यदि किसी प्रॉमिस या कमिटमेंट या बात को करते हैं और उसमें यदि बाद में किसी को तथ्य ना मिले, तो ह्यूमन का नेचर है कि वो आपके प्रति वापस हो जाते हैं। कहने का मतलब आपके प्रति थोड़ी सी मन के अंदर नाराजगी आ जाती है। जी। और उसके साथ लाड़की बहन योजना के तहत पैसे भी आ गए, हम्म तो खेल खेल कुछ और हो गया, जो आज तक तो नहीं आए थे इसके पहले जी पैसे। जी। तो ऐसे जाति आधारित मुद्दे को लेकर और एक सवाल आपसे पूछना यही है कि क्या आपको ये लगा इस सर्वे के दरमियान लोग जो है वो एक तरह से जात समूह है उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज अपना मान लेती है, टेकन फॉर ग्रांटेड, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन क्या आपको ये लगा कि लोग कुछ स्थिरता चाहते हैं? पूरे देश में एक तरह का जो माहौल बन रहा है, बनते दिखाई दे रहा है कि राज्यों में लोगों को एक स्थिर सरकार चाहिए, क्या उस तरह का भी एक लोगों का रुझान रहा है चुनाव के दरमियान? क्या उनका उस तरह का प्रेफरेंस रहा है कि राज्य सरकार स्थिर होनी चाहिए? देखिए, पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा, 90, एक हरियाणा का चुनाव था, कह सकते हैं कि प्रॉपर हंग असेंबली थी। लोग एक निर्णायक मैंडेट देते हैं, इसमें अब कहीं कोई सवाल नहीं है। वो पुराने जमाने की बात खत्म हो गई, जो कि हंग असेंबली आती थी और कंफ्यूजन का माहौल रहता था। अब वो जिसको भी देते हैं ना मैंडेट, वो बिल्कुल ठोक देते हैं। यानी लोकसभा में भी देखिए कि 31 सीट बाई 17, ऑलमोस्ट 2/3 1/3। सर आज हमारे, हाँ, एक सवाल, ये पूरे चुनाव के दरमियान अचानक से जो कटेंगे बटेंगे की बात आने लगी, एक है तो सेफ है,
की बात होने लगी। क्या ये नेरेटिव महायुति के लिए सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ? क्या हुआ? आंकड़ों में आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, आंकड़ों के अंदर और जब हम जनता से पूछते हैं तो इस तरह के विषय का कहीं कोई जिक्र किसी ने कभी किया नहीं, और इस तरह की जो बात भी कहीं कुछ नजर नहीं आई, और इससे वोट के परिणाम में कोई कुछ लेना देना नहीं है। एक माहौल बन सकता है, लेकिन जब वोट करने जाता है, जब बटन दबाता है आदमी, उसके दिमाग में रहता है कि पिछली सरकार ने मेरे लिए क्या किया, और जिसको अब मैं वोट देने वाला हूँ वो सरकार मेरे लिए क्या करने वाली है। बस ये दो ही मुद्दे होते हैं, और तीसरा कभी कोई तो होता क्या लेकिन- स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जी, इसके पीछे जी। की? क्योंकि अगर इसकी- पीएम बोल रहे हैं ये स्ट्रैटेजी- बात एक है तो सेफ है, सब बड़े नेता बोल रहे हैं, 2-3 दिन है। मैं बता देखिए, स्ट्रेटेजी जो मेरा अनुमान है, कोई मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मुझे किसी ने कहा, ये मेरा पर्सनल अनुमान है जी। कि मराठा समुदाय जो है बड़ी संख्या में उधर गया था, जैसे कि एसटी एससी के साथ। तो एसटी एससी तो समझ में आता है, वो आरक्षण छूट छूट जाने के चलते उधर गया था, और वो एड्रेस हो गया। मराठा का उसका रिवर्स था कि मराठा को आरक्षण चाहिए। आप समझ रहे जी। हैं, मनोज जी, पाटिल आंदोलन जी, कर जी, रहे हैं, उसका विपरीत है वो। हम्म, तो मनोज जरांगे पाटिल ने पहले तो बोला हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसका मतलब ये हुआ चुनाव लड़ेंगे तो वो तो महाविकास अघाड़ी के ही वोट काटने वाले थे, वोट उन्हीं के स्प्लिट होते थे। तो बाद में अघाड़ी के नेताओं ने, लगता है उनको जिस हिसाब से भी वो किया, कि उन्होंने फाइनली डिसीजन किया कि वो चुनाव नहीं लड़े। ठीक। तो अब सवाल ये आता है कि फिर मराठास को कैसे वो किया जाए, एड्रेस किया जाए या आकर्षित किया जाए। तो मराठाओं का जो इतिहास जानते हैं शिवाजी साहब के समय से, कि उनकी भी जो लड़ाई हुई और वो जो हुआ, और उसमें भी एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था उनकी हार में और वगैरह वगैरह में। तो वो एक पॉइंट मराठाओं के मन में ऐसा रहता है, ऐसा सोचते हैं ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा। तो वो मराठाओं को काउंटर करने के लिए कि आप किसी भी तरीके से शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, तो वही सेफ वाली बात और वो जी। बात, मैं वो भाषा का तो जी कभी जी जी जी, लेकिन एक अहम सवाल उसमें और आपको पूछना है प्रदीप जी। जो आपने आंकड़े बताए हैं, खास करके मुस्लिम 79% मुस्लिम जो है वो एमवीए की तरफ चले गए हैं, जिसके बारे में काफ़ी जिक्र पहले भी हुआ था, वोट जिहाद का जिक्र हुआ था। और उसके चलते अगर देखा जाए तो लाड़की बहना का जो असर है, क्या आपको लगा कि मुस्लिम महिलाओं में भी लाड़की बहना योजना का असर रहा है? क्या उसका कुछ कन्वर्जन हुआ है महायुति की तरफ? नहीं, देखिए, मुसलमानों का हमने हर, यानी महाराष्ट्र की बात नहीं, हर एक इलेक्शन में इस बात की स्टडी करते हैं। खासकर ट्रिपल तलाक आया उसके बाद से ये लगातार स्टडी चालू है महिलाओं के संदर्भ में, खासकर मुस्लिम महिलाओं में। बट मुस्लिम महिलाओं में कभी भी ऐसा लगा नहीं हमको कि महिलाएं अलग से पुरुषों के विरुद्ध जाके या डिफरेंट पार्टी को वोट कर रही है। ऐसा कभी भी हमको, एक छोटे मोटे वाकया हो सकते हैं एक्सेप्शन, वो तो 4% में आ जाते हैं, उसके अलावा कभी ऐसे लगा नहीं। हाँ, लेकिन इस बार ऐसे जरूर हुआ कि वो जो 4% भी मिल रहा है, और देखिए अपक्ष को 15% मिल रहा है, उसमें जैसे एनसीपी से अब्दुल सत्तार लड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए, अजित पवार की पार्टी के जो 4-5 नेता हैं खासकर, उनको जो है मुसलमानों ने बहुत बड़ी मात्रा में वोट किया। बट वो 2-4 सीटों के ऊपर है मुसलमान उम्मीदवार जो इनके अजित पवार, मुंबई के नवाब मलिक है, उनकी बेटी है, और ऐसे सीटें तो मुसलमानों ने उधर वोट किया, जो कि यहाँ पे ये 4% में नजर आ जी। एक छोटासा ब्रेक आपल्याला घ्यायचा आहे, पण ब्रेकच्या नंतर मराठवाड्यातलं ते समीकरण, जिथं खरं तर मराठा विरोधात गेला असं म्हटलं गेलं, पण जरांगे फॅक्टरशी टॅकल कसं केलं, कसं झालं, तिथलं समीकरण कसं होतं, हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे। छोट्याशा ब्रेक नंतर कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18। ब्रेक नंतर तुमचा पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत और नॉन स्टॉप कव्हरेज।
या संपूर्ण निवडणुकीचं आणि निकालाचं काउंटडाऊन सुरू झालेलं असताना महाराष्ट्राच्या महासंग्रामात खळबळ उडून दिली ती म्हणजे ॲक्सिस माय इंडियाच्या पोलनं. त्या पोलच्या संदर्भात आपण चर्चा करतोय त्या एक्झिट पोलबद्दल. आपल्यासोबत प्रदीप गुप्ता आहेत, पण त्याच्या आधी एक आकडा आपल्याला दाखवायचा आहे ज्याला त्याच्या प्रश्न विचारायचे आहेत. आपण मराठवाड्यातलं चित्र काय बघूया. मराठवाड्यातलं विशेषतः का दाखवतोय आपण, तर मराठवाडा हा धगधगत होता गेली 1.5 वर्ष. त्याच मराठवाड्यात पूर्णपणे म्हणजे लीड दिसते 30 जागांवरती महायुतीला, मवियाला 15, इतरांना 1. अशा परिस्थितीत हे कसं शक्य आहे हा प्रश्न सगळ्यांना पडू शकतो आणि तोच प्रश्न आपल्याला प्रदीपजींना विचारायचा आहे. मुद्दा हा आहे की मग जरांगे फॅक्टरचं काय झालं. सर, जरांगे फैक्टर का क्या हो गया फिर, अगर ये आंकड़ा ऐसा है तो? मैंने जैसे बताया कि हर फैक्टर का इम्पैक्ट, जिसका इम्पैक्ट 100% या 90% लोगों को कोई विषय छुए तो उसका बहुत असर होता है. क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे बन के सब मिलके कई बारी 100% बन जाता है. वो एक अलग बात है, वो बहुत कम केस में होता है. लेकिन अब एक है सामने जरांगे पाटिल का आंदोलन और उससे मराठाओं को आरक्षण मिलने की कोशिश. और कोई मराठा आरक्षण का विषय आज का नहीं है. ठीक है, जरांगे पाटिल ने अभी उसको शिद्दत से उठाया, जैसे कि पटेल आंदोलन का गुजरात में उठाया था हार्दिक पटेल ने. लेकिन उससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है, एक वो पूरे राज्य में बड़ा लिमिटेड है. और ये विषय भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है. महाराष्ट्र की जनता सब पढ़ी लिखी है कि ये विषय प्योरली जुडिशरी या कानून मंत्रालय या कानून डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है. जहां तक आरक्षण का सवाल है, कितने बार ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना वो दिया हुआ है. तो उसके ये एक पॉइंट हो गया कि हाँ जी आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण एक मुद्दा है. दिस इज वन पॉइंट विच टच अक्रॉस रफली 10 से 15% लोगों को असर कर सकता है यदि मराठा की बात करें तो. ठीक है, आरक्षण की बात करें तो, और खासकर मराठवाड़ा में बात करें तो आप ये देखिए धीरे धीरे डाउन होते जाता है द इम्पैक्ट. कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, मेरा मत इम्पैक्ट कम नहीं है, बट सवाल है कितने लोगों को छुएगा. नहीं, लोकसभा में इसी फैक्टर ने बहुत बड़ा नुकसान किया था बीजेपी और महायुति का. इसीलिए कह रहा हूँ, लोकसभा में सबसे बड़ा नुकसान था संविधान और दलित का. यदि दलित वोट और आदिवासी वोट और मराठा वोट तीनों की संख्या जब हटेगी कहीं से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. एक दूसरी बात, लोकसभा में वुमेन जो कि 50% है, उसको कोई लाड़की बहन का लाभ नहीं मिला था. वो लाभ जो मिला था केंद्र की सरकारी योजनाओं का 2 चुनाव में लोकसभा के और विधानसभा में लोगों ने चुन के भेजा एनडीए को. तो नाउ समथिंग मोर, एंड जब समथिंग मोर की तलाश है तो उस समय संविधान भी आ गया, जरांगे पाटिल का मुद्दा भी आ गया, मराठवाड़ा आरक्षण भी आ गया, और इस तरह का एक नैरेटिव बन गया कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए. जब परिवर्तन होना चाहिए का एक नैरेटिव बनता है जनता के माइंड में, तो फिर जनता परिवर्तन कर देती है. और महाराष्ट्र के अंदर जनता ने परिवर्तन किया. लेकिन वो परिवर्तन के बाद क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया? ये आप हो या मैं हूं, आप हो या मैं हूं, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इससे भाई मुझे क्या फायदा है. और तभी हम अपना, वोटर के लिए तो उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वोटर ही है ना. तभी वो करता है कि किसको वोट करना है या किसको वोट नहीं करना जी. तो ये सब ये होती है. जैसे अब फार्मर की एक बहुत बड़ी चीज होती है. लेकिन बस वही वाली बात है कि टोटल फार्मर जब 45% 50% अर्बन पॉपुलेशन है, उस 50 में भी कितने लोग सोयाबीन से अफेक्टेड है, कितने लोग सोयाबीन के बाद प्याज की फसल से अफेक्टेड है. ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है. और फिर उसके बाद कितने लोगों को दूसरे लाभ मिले. ये तो नेगेटिव साइड हो गया, वो पॉजिटिव साइड हो गया. तो जनता बड़ी होशियार होती है, बहुत ज्यादा आकलन करने के किसी निर्णय पे पहुंचती है अपने नफे नुकसान का. जी, एक सवाल आपको पूछना है. एक आपको सवाल जो पूछना है वो वही है कि आपने किसानों का जिक्र किया, जिसमें किसान जो है वो क्या आपको लगता है कि जो आंकड़े इसमें किसान महायुति के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादातर अधिकतर जो किसान, आपने जैसे कहा कि उनका जो दाम मिलना चाहिए वो परेशानी से गुजर रहे, कई सालों से आज की बात नहीं है, कई सालों से वो उसी परेशानी में है.
तो ऐसे में किसानों ने जो मतदान किया है, क्या उसमें भी आपने ओबीसी, मराठा इस तरह का वर्गीकरण किया है? हाँ, हमारे पास डेटा और आंकड़े तो सारे ही होते हैं। एक इंटरव्यू के जितने कम से कम 20 तरह के उसके डेटा पॉइंट्स कहते हैं, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो आकलन में भी वो किया, बट टोटल जो डिफरेंस है 48/39 फार्मर्स के अंदर, जी 48% दे रहे वोट युति को और 39 दे रहे अगाड़ी को। तो अच्छा खासा सब्सटेंशियल अंतर है उसमें। जब ये करीब होता है ना, तो फिर हमको एक दूसरा टूल लेना पड़ता है कि कास्ट इक्वेशन विद इन द फार्मर अच्छा कम्युनिटी। दरकार नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि फासला इतना बड़ा है कि कोई जरूरत नहीं। जी, तर अतिशय इंटरेस्टिंग असे हे आकडे आहेत. बघूया, कारण या आकड्यांची कसोटी लागणार आहे उद्या आणि त्याच्यासाठी निश्चितपणे तुम्ही तयार असाल. पण तुमच्या आकड्यांनी निश्चित एक गोष्ट सांगतो, महाराष्ट्रात खळबळ उडवलेली आहे आणि या तुमच्या आकड्यांच्या नंतर महाराष्ट्राचा सत्ता सारीपाट सगळा बदलू शकतो कदाचित, हे जर प्रत्यक्षात आकडे उतरले तर. आणि मग त्यानंतर सुद्धा आपण बोलायचं आहे. तुमच्याकडून शब्द हवा आहे मला की जी. उद्या सुद्धा तुम्ही आम्हाला वेळ द्या. प्रदीप जी कल भी हमारे साथ आप कल जुड़ेंगे? भी मुलाकात करेंगे, कल भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल. आंकड़े सही लाइन पे आए तो भी और ना आए तो भी उसकी चिंता ना करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. आपको भी ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच. तर आता उत्सुकता अधिक ताणली गेलेली आहे आणि म्हणतायत की नाही, ह्या आकड्यांवर विश्वास नाही म्हणणाराही मोठा वर्ग आहे आणि ठीक आहे, आकडे खरे असू शकतात असं म्हणणारा वर्ग आहे. आणि हे दोन वर्ग आहेत म्हणून तर आणि उद्याचा इंटरेस्ट त्यासाठी आहे. उद्या आपल्यासोबत सगळ्यांनी यायला पाहिजे आणि हा. सगळ्या प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने हा सगळा जो काय उत्सव झाला, गेले काही काळामध्ये जो लोकशाहीचा उत्सव झाला, निवडणूक झाली, आता त्याचा जो निकाल आहे तो पाहण्यासाठी न्यूज 18 लोकमतशिवाय दुसरी कुठली जागा आहे? नक्कीच. आणि अगदी पहिल्या ठोक्यापासून आम्ही तुमच्यासाठी हजर आहोत. महाराष्ट्रातला प्रत्येक डेटा घेऊन, प्रत्येक तो चेहरा घेऊन जो इम्पॅक्ट करतोय, तो इन्फ्लुएन्सर प्रत्येक जण असेल, प्रत्येक राजकीय नेता पहिल्यांदा न्यूज 18 लोकमतवरती असेल. विश्वासार्हता इथंच आहे. त्यामुळे तुम्ही उद्या दिवसभर नॉनस्टॉप कव्हरेज न्यूज 18 लोकमतवर पाहायला विसरू नका, कारण हा महासंग्राम महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरवणार.